नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो लंबी समाक्षीय। ठीक है, दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में ये करा रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट भी कर देंगे थ्योरी। कल जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, अब अगली वीडियो जो आप देखोगे, कल का मतलब अगली वीडियो जो आप देखोगे, कभी आप मेरी वीडियो एक आध साल बाद देख रहे हो या 6 महीने बाद आपको लगे अच्छा कल अपलोड होगी, इसलिए मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूं। अगली जो वीडियो आप देखोगे मेरी, तो उसमें हम क्या कराएंगे, इसी चैप्टर के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उदाहरण। ठीक है, और उससे आगे वाली वीडियो में न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे हम चला रहे हैं अपनी सीरीज। ओके, तो दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब क्या हुआ। हमने वहां पे इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, वृत्ताकार कोइल के लिए। ठीक है, दो कोइल लेनी थी और उनका केंद्र क्या था, सेम था, तब अन्योन्य प्रेरकत्व तो एम निकल के आ गया था। अब क्या है, परिनालिका है। मतलब अगर हम एक परिनालिका ये ले लें, है ना, इस टाइप से, किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे फेरे से। ठीक है, बहुत सारे क्या आ रहे हैं, ये फेरे। क्लियर है, परिनालिका तो जानते ही हो आप, पढ़ा चुके हैं हम इनके बारे में भी। धारावाही परिनालिका कैसी होती है, कोई भी हम इंसुलेटर ले लेते हैं, इंसुलेटर मतलब कोई भी अचालक पदार्थ ले लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं हम, बहुत सारे ये फेरे लगा देते हैं, तांबे के तार के, ठीक है, किसी भी चीज के, एल्युमिनियम के तार के, ये तो परिनालिका बन गई। लेकिन उसने कहा दो लंबी, दो हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक दूसरी परिनालिका रख देते हैं ऐसे, सॉरी, बस सही करके बनाना है ऐसा ऐसे। बताओ ठीक है, ठीक है, ये दोनों की लंबाई या सेम है, समकक्षीय है। अगर मैं इसकी लंबाई एल बोलूं तो ये वाली भी क्या होगी, एल ही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। इसे हमने प्राथमिक कह दिया। अगर मैं बिल्कुल बीच में एक लाइन डाल दूं ऐसे करके, बिल्कुल बीच में, तो ये बताओ इस वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या होगी, R1, स्मॉल R1 कह दिया। तो इस वाले की क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या R2। बताओ क्लियर है, तो प्राथमिक ये हो गई है ना, और द्वितीय ये हो गई। इसे क्या बोल दिया हमने, प्राइमरी, और इसे बोल दिया सेकेंडरी। ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या जो है वो है N1, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो क्या है, N2। क्लियर है, तो ये था इसका मतलब, दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व हमें निकालना क्या है, एम। एम क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्लियर है, करें अब शुरू। यही बात अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। ये तो आप जानते हो अन्योन्य प्रेरण क्या है, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। ठीक है, जब दो कुंडलियां होनी कितनी चाहिए, दो तो होनी ही चाहिए, तभी अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद है ये वाली बात, तो इसलिए हमें दो लेनी पड़ती है। ठीक है, और जब दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। याद है ये बात, ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। माना कि दो समाक्षीय परिनालिकाएं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है। ठीक है, और लंबाई क्या है, L है। ठीक है, और लंबाई क्या है, L है। जब किसमें, प्राथमिक कुंडली P में विद्युत धारा
I1 मैंने पहले भी बताया था नॉन पेरण में जब दो कुंडली लेते हैं तो उनका हम नाम रख लेते हैं कि जब इसकी बात आ गई I1, दूसरे की बात आ गई I2, याद है बात, तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे धारा जब पहले की बात कर रहा हो तो I1 कह दिया। प्रवाहित की जाती है तब उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने परिनालिका के बीच भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका को इंग्लिश में सोलेनॉइड भी कहते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन, है ना, याद है बात। तो बी बराबर सॉरी म्यू नॉट एन आई। बताओ ये बात याद है सोलेनॉइड के लिए, परिनालिका के लिए। लेकिन अब तुम कहोगे सर पहली कुंडली की बात करी है आपने, इस वाले की छोटी है जो दिख रही है, तो इसमें तो क्या करो 1 लगा दो, इसमें तो क्या करो N1 लगा दो। ठीक है, और चाहो तो यहां भी क्या लगा दो B1। अब चाहो क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। तुम कहोगे सब प्राइमरी की बात करी, इसी में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा भाई जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हुआ है वो इसके लिए भी तो इक्वल रहेगा या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। तो अगर तुम B1 ना लिखकर B लिख दो तब भी कोई बात नहीं है। क्यों, B जो है वो इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या है, कॉमन है, समान है। क्लियर है यहां तक बात। अगर मैं N1 की वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, यहां लिख रहा हूं मैं, जहां N1 इजिकल टू N1 अपॉन L1 है। याद है वाली बात, ये जो N होता है ये क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। जो इसकी लंबाई है L, इसमें कितने फेरे आ गए, ये मतलब होता है स्मॉल n का। ठीक है, ये भी बात है, लेकिन हम यहाँ पे इसका यूज ना करेंगे, हम इसे इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। वो तो हमने बता दिया कि N1 जो है वो ये है। यहाँ तक बताओ समझ में आ रही बात या नहीं। तो आप ये डायग्राम बनाओगे साइड में, ये थ्योरी लिखोगे जो मैंने लिखी है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए, है ना, तो नोट कर लीजिए आप। यहां तक कर लिया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई एक बात बताओ, जब तुमने प्राथमिक कुंडली में धारा भेजी तो दूसरी कुंडली में तुम्हें चुंबकीय फ्लक्स ना दिखाई दिया होगा, चुंबकीय फ्लक्स भी तो उत्पन्न हुआ होगा। समझ रहा हो मेरे बात। इसे इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, है ना, बी बराबर क्या आया है, म्यू नॉट N1 I1, इक्वेशन 1। ठीक है, इसे भी साफ कर देता हूं मैं। बताओ सही है बात, क्या कहा हमने, यदि दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स Φ2 हो, तब किसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ दूसरी कुंडली में, इसमें जो धारा प्रवाहित करी। याद है अन्योन्य प्रेरण का मतलब यह था कि इन दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तन करोगे तो बराबर वाली कुंडली में क्या देखने को मिलेगा हमें, चुंबकीय फ्लक्स या प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो हम क्या पढ़ के आए भैया, N2 Φ2 अनुक्रमाती होता था I1 के, याद है। और जब हम ये हटाते थे तो क्या आ जाता कांस्टेंट M, तो डायरेक्ट ये लिख दूं MI1। याद आ गया आपको। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो जरूर देखें। क्लियर है। अब मैं पूछूं Φ2 किसके बराबर होता है भाई, तो तुम कहोगे Φ2 बराबर होगा सर B2A2 के। जब Φ2 है तो B2A2, लेकिन मैं कहूंगा अभी तो मैं तुमसे ये कह रहा था जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसका होगा, तो इसलिए यहाँ भी 2 मत लगाओ। समझ में आ रही बात, मत लगाओ, BA2 ले लो। तो N2 और Φ2 की जगह पर BA2 इजिकल टू MI1। बताओ यहां तक बताओ, क्लियर है। अब वैल्यू लगा दो, कहां से, समीकरण 1 से। तो N2B की वैल्यू क्या आई हुई है, म्यू नॉट N1 I1। बताओ सही है। और A2 क्या है, क्षेत्रफल है किसका, दूसरी कुंडली का। जब दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R²। लेकिन दूसरी कुंडली की जो त्रिज्या है दूसरी की वो क्या है, R2 है, तो R2 का स्क्वायर इजिकल टू MI1। बताओ यहां तक सही है। I1 से I1 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो M बराबर क्या आ गया भाई हमारा, पाई R2² म्यू नॉट पाई R2², म्यू नॉट पाई R2²। और क्या है हमारे पास, N2 N1 ये वाला और ये वाला कैपिटल N2। ये स्मॉल N1 है और ये कैपिटल N2 है। हम ये सोच रहे हैं या तो स्मॉल N1 में ही आ जा सारी चीजें, N1 N2 में, स्मॉल में, या कैपिटल में ही आ जा। तो हमने ये सोचा अगर मैं L से ऊपर L से नीचे गुणा कर दूं तो कोई परेशानी नहीं है ना। तो M इजिकल टू म्यू नॉट पाई R2² N1। ये एक बात बताओ, ये N2 अपॉन N1 ये किसके बराबर होगा,
तो आप कहोगे स्मॉल n2 के बराबर होगा, n2 अपॉन l। बताओ होगा या नहीं होगा? तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने स्मॉल n2 इंटू l। यही हमारा प्रूफ हो गया भैया। ये मैंने हटा देना, तुम मत करना है ऐसे, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। आप तो ऐसे ही लिखो, स्मॉल l से ऊपर स्मॉल l से नीचे गुणा कर दी, ठीक है। तो ऊपर वाला ये n2 और ये वाला l, n2 अपॉन l, n2 के बराबर नहीं होगा स्मॉल, इसका मतलब ही होता है n अपॉन l, ठीक है। तो हमारा आंसर यही आ गया। ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। बताओ बात समझ में आई है नहीं? कुछ भारी तो ना था वैसे। देख तो लो क्या करा हमने। हमने कहा जब हमने प्राइमरी कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हम पढ़ चुके हैं सोलेनॉइड के लिए, धारावाही परिनालिका के लिए। ये रटा हुआ होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी कराया है मैंने इसमें, ठीक है, चौथे पांचवें चैप्टर में। क्लियर? फिर हम बोले इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो φ2 हो, तब तो N2 φ2 बराबर MI1, ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो N2 φ2 की वैल्यू क्या लिख दी? B/2, क्योंकि अभी दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। B की वैल्यू ये वाली उठा के लगा दी यहाँ पर, और A की वैल्यू क्या लगा दी? πr2 स्क्वायर। I1 से I1 कट गया तो M बराबर ये आ गया हमारा। हमने सोचा ये कैपिटल N2 क्या है? दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। N1 क्या होता है? N1 अपॉन L, इस कैपिटल N1 अपॉन L। तो हमने सोचा इसे भी इसमें कन्वर्ट कर दें, तो L से ऊपर L से नीचे गुणा कर दी। N2 अपॉन L किसके बराबर हो गया? N2 के, और इंटू ये वाला L, ऐसी, यही हमारा प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भंवर धाराएं। क्या है? भंवर धाराएं क्या होती हैं? एडी करंट्स, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक पढ़ना है हम, भंवर धारा, ठीक है। भंवर धारा, एडी करंट्स या धाराएं भी कह सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं इसे एडी करंट्स, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। ये जानने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पूरी यूपी के अंदर, ठीक है। जहां भी आप देख रहे हो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए, कि भाई ये थ्योरी भी करा रहे हैं शहजाद सर। नाम क्या है मेरा? शहजाद सर, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है शहजाद सर एकेडमी। सारी थ्योरी करा रहे हैं एनसीईआरटी की, सब वो करा रहे हैं, एग्जाम्पल सारे न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ फिर और किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? देर किस बात की? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? भंवर धाराएं क्या होती हैं भैया? सुनो, मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। वैसे बहुत है, इधर को भी है और बना लो। हमने कोई यहां पर एक कोई टुकड़ा लाके रख दिया। क्या लाके रख दिया? टुकड़ा धातु का, आयताकार पटल रख दिया कोई, सही है ऐसा। तो जब ये रख दिया तो ये हटा दो अब, है ना, ऐसे आयताकार क्या लाके रख दिया? पटल, और इसे इसमें रख के चुंबकीय क्षेत्र में खींचा v वेलोसिटी से ऐसा करके, ठीक है। तो इसके संपूर्ण आयतन में, इसके पूरे टोटल आयतन में एक इस टाइप से धारा उत्पन्न हो जाती है ऐसे, ऐसे। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? क्रॉस जो बनाया, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। तो देखो धारा की दिशा भी ऐसे बनानी है, तो मैं कभी ऐसे बनाता हूं। अब देखो अंगूठा कहाँ गया मेरा? इनवर्ड, राइट हैंड थंब रूल, ये पढ़ा चुका हूं मैं सब कुछ, सही है ऐसे। तो इसके पूरा आयतन में कैसी धारा है? इस टाइप की चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के, चक्करदार धाराओं के समान होती हैं। भंवर धाराएं किसे कहते हैं? जल में जैसे कोई तालाब है, नदी है, उसमें हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसे चारों तरफ ऐसे चक्करदार धारा उत्पन्न हो जाती है, बहुत दूर तक चली जाती है वो। तो उन चक्करदार धाराओं को ही भंवर धाराएं बोला जाता है। तो ये धाराएं बिल्कुल उनकी तरह होती हैं, तो इसीलिए इनका नाम भी भंवर धाराएं पड़ गया। बात समझ में आ गई? इनका नाम क्यों पड़ा है भंवर धाराएं? उन्हीं के नाम के ऊपर, क्योंकि ये भी बिल्कुल गोल गोल ऐसे चलती हैं, लूप के रूप में, बंद लूप, ठीक है, बना रही है। क्लियर होगी बात? यही बात मैं यहाँ पे लिखवाए देता हूं, ठीक है। जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख कर
खींचा जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न चक्करदार धाराओं के ही समान होती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाओगे आप और ये थ्योरी लिखोगे। डायग्राम इधर आ जाएगा, थ्योरी ऐसी जैसे मैंने लिखवाई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इनके बहुत सारे नुकसान भी हैं, वो क्या हैं, इनके उपयोग भी कर लिए गए, वो क्या हैं, इसके बाद हम वो पढ़ाएंगे। नोट करिए इसे पहले। ठीक है, नोट कर लिया, वेरी गुड। बताओ समझ में आ गया होगा, वैसे समझा दिया मैंने। ठीक है, क्या है भंवर धारा, समझ में आ गई बात। अब बात आती है भंवर धाराओं से हानि तथा इनसे बचने अथवा कम करने के उपाय। ये हेडिंग है इसका, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भंवर धाराओं को कम करने या उनसे बचने के उपाय बताइए। ठीक है, और इनसे हानि क्या है। तो सुनो ध्यान से। ये जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कोई ये जो अभी हमने धातु का टुकड़ा बनाया था, पता है कैसा हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। लाल मतलब सुर्ख हो जाता है जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है बहुत तेजी से। ठीक है, और जब लाल सुर्ख हो जाएगा तो चटक जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर हैं, डायनामो हैं और तुम्हारे की विद्युत मोटर हैं, ठीक है, इन सबके अंदर जितनी भी वो रखी जाती है आर्मेचर की रॉड, आर्मेचर कोइल, ठीक है, आर्मेचर की रॉड जिसके ऊपर कोइल चढ़ाई जाती है, तो इन सबसे बचने के लिए उन्हें हम पता कैसे रखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रखते हैं। तुमने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर, तो देखा होगा आपने, क्या है ट्रांसफार्मर, ऐसा करके प्लेटें सी लगी हुई होती हैं, ऐसी तो होती है। कभी तुमने सोचा ऐसे क्यों लगाई गई, एक पूरा टुकड़ा ले लेता है। तो भंवर धाराओं से, ओनली भंवर धाराओं से बचने के लिए लगाई जाती है। बात समझ में आ गई। जब उनमें करंट फ्लो कराई जाती है तो करंट फ्लो होने के बाद, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं। और वो इतनी सख्त होती है, इतनी तप्त कर देती है, लाल सुर्ख कर देंगी उसे ट्रांसफार्मर को, जिसकी वजह से वो चटक जाएगा। और जब चटक जाएगा तो उसके अंदर जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर का, वो क्या होगा, सब निकलने लगेगा, ट्रांसफार्मर खराब। तो इसी वजह से ट्रांसफार्मर की जो किरोड़ होती है वो नर्म लोहे की रखी जाती है फिर भी, और उन्हें अलग अलग करके बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्यों रखी जाती है नर्म लोहे की, जिसकी वजह से वो चटके ना, समझो नर्म लोहा होगा ऐसे तो मुड़ जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, चटक थोड़ी जाएगा। इस वजह से नर्म लोहे की बनाई जाती है, वो चटके ना। और अलग अलग करके क्यों रखी जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बराबर बराबर में करके रखी जाती है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा, हर एक प्लेट का प्रतिरोध अलग 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 अलग, तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने की वजह से धाराओं की जो वैल्यू है, धाराओं की जो हानि पहुंचाने की शक्ति है, पावर है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उनसे बचाव के ये उपाय है भैया। तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो यहीं से शुरू कर रहे हैं हम, क्या है, ट्रांसफॉर्मर, डायनामो तथा विद्युत मोटर। वोटर लिखा गया था, है ना, इलेक्शन का टाइम है हमारे यहाँ पे, इलेक्शन चल रहा है ना, तो इसलिए तो वोटर का नाम आ गया था यहाँ पे। ठीक है, वैसे क्या है, विद्युत मोटर। ठीक है, आदि में आर्मेचर की किरोड़ को नर्म लोहे का रखा जाता है, जिससे कि
उसमें उत्पन्न भंवर धाराओं से बचा जा सके और उनको अलग अलग किरोड़ के ऊपर एक दूसरे के साथ रखते हैं, जिससे कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ने के कारण भंवर धाराओं की क्षमता कम की जा सके। ठीक है, तुमने मोटर भी देखा होगा, तुम्हारे घरों में भी होगा मोटर, चाहे सबमर्सिबल का मोटर हो या वैसी पानी की टंकी का मोटर हो, तो उसमें भी तुमने ऐसे करके लाइन ऐसी देखी होंगी, अलग अलग कट 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 कट। वो पूरा एक साथ क्यों ना बनाया गया भाई? तो उसके रीजन क्या है? सिर्फ ये है, भंवर धाराओं से बचा जा सके। नहीं तो अगर ऐसे बना दिया गया तो भंवर धाराएं होंगी उत्पन्न तो अब भी होती है, लेकिन अब उनकी क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसमें ज्यादा उत्पन्न होंगी पूरे में एक साथ, उनकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो चटक जाएगा, हट जाएगा। इस वजह से बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कर लिया? वेरी गुड। अब बात आती है इसके उपयोग की, कि भंवर धाराओं का कहीं उपयोग भी हो सकता है क्या, ये बताओ। तो भाई दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, जब जिस चीज से हानि हो रही है उससे कहीं ना कहीं फायदा भी तो पहुंच सकता है, उन्होंने ये सोचा, तो वो इसका उपयोग भी करने लगे हैं। तो अपने आप उत्पन्न हुई थी, इसे किसी ने जरूरत अपने हिसाब से जरूरत से उत्पन्न ना करी गई थी ये पहले, ये तो अपने आप उत्पन्न हो गई। तो इससे तो नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहे थे। मैं कहते ना, जहां नुकसान है कहीं ना कहीं फायदा भी होता है। तो लोग इसका क्या करने लगे, इस्तेमाल भी करने लगे, इसका यूज भी करने लगे अब हम आए दिन। कैसे? जो ट्रेन होती है ना, विद्युत चलने वाली, लाइट से चलने वाली विद्युत से, ठीक है, तो उसके जो पहिए होते हैं उनके बराबर में एक ड्रम लगा हुआ होता है, देखना आप कभी तुम ट्रेन में, वो जो ड्रम होता है, जैसे ही वो ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं बहुत स्पीड से। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेक एकदम से जाम हो जाते हैं। तो जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली अब ट्रेनें चल रही हैं, अब तो ज्यादातर हमारे इंडिया में ज्यादातर सभी जगह ही हो गई 90% कम से कम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो जैसे वो ब्रेक लगाते हैं एकदम जाम हो जाती है, वहीं रुक जाती है। ये कहने का मतलब किसकी वजह से? भंवर धाराएं क्या कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई। ऐसी होता है, प्रेरण भट्टी होती है जहां पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है, हमें लाल तप्त करना होता है उस भट्टी को बहुत तेज हीट के साथ। ठीक है, तो वहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो वहां भी इसका उपयोग लाया जाता है। तो हम यही बात यहां पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हेडिंग? भंवर धाराओं के उपयोग। नंबर 1, विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियों के पहियों के साथ एक ड्रम लगा दिया जाता है, जैसे ही रेल गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं, तो उस ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि गाड़ी को रोकने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, पहला उपयोग। दूसरा क्या है भाई? प्रेरण
भट्टी में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों इसके उपयोग नोट करिए आप पहले। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा सेशन? हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? सारी वीडियो देख रहे हैं आप? अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करके दिखाइए। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेरी है किसी भी चीज़ की, तो वो भी, जो भी डाउट है वो भी कमेंट में कीजिए, तो मैं उसके बारे में समझाऊंगा, चाहे मुझे भले से उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़े। ठीक है, और इस चैप्टर को की थ्योरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, यहीं पे कंप्लीट होती है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एग्जाम्पल कराएंगे और फिर आगे वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके बाद नया चैप्टर पकड़ लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ऐसे करते करते हम आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे। आपको कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।